नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पेडेस्टल की ओर से। आज हम लोग साउंड यानी कि ध्वनि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में देखेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और कुछ प्रश्नों का सेट है जिसका हम लोग एक एक करके देखेंगे और फिर उसका विश्लेषण भी करेंगे, जो कि झारखंड एसएससी के द्वारा आयोजित सीजीएल यानी सचिवालय के लिए आवश्यक होगा। आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। आपके ऑप्शन है वायु में, बी द्रव में, सी धातु में और डी निर्वात में। तो इसका सही आंसर होगा कि ध्वनि का जो वेग होता है वो सर्वाधिक होता है धातु में, यानी कि कोई भी धातु जो सॉलिड होता है उसमें साउंड का वेग जो है वो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। आपके ऑप्शन है हवा, बी ग्रेनाइट, सी पानी और डी लोहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लोहा में 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर ध्वनि का जो चाल होगा वो अधिकतम होगा। इससे जुड़ा हुआ कुछ और देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले ध्वनि की गति जो है वो कुछ चीजों पे निर्भर करती है। तो ध्वनि की गति जो है वो माध्यम के, जिस मीडियम में ध्वनि का संचरण होता है उसके घनत्व और उसकी प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। तो जिस माध्यम का घनत्व एवं प्रत्यास्थता दोनों अधिक होती है उसमें ध्वनि की गति अधिक होती है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। और ध्वनि का जो वेग है वह विभिन्न माध्यम में जो उसका संचरण होता है, तो ध्वनि की गति जो होती है, पहले क्वेश्चन जो है था इसका कि ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठोसों में ध्वनि की जो गति होती है यानी सॉलिड में अगर देखा जाए तो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, उसके बाद लिक्विड आता है और उसके बाद फिर गैसियस स्टेट होता है। तो इसी कारण से ये धातु जो था इसमें सॉलिड था और इस वजह से इसमें ध्वनि की गति जो है वो अधिकतम थी। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या किया जाता है, यानी कि उसकी संरचना क्या होती है। ध्वनि को बढ़ाना चाहिए या फिर ध्वनि प्रेषित करना चाहिए या ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए या ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि म्यूजिक कंसर्ट जहां होता है वहां पर हॉल में की जो ध्वनि दीवारें होती है वो ध्वनि का अवशोषक होना चाहिए। अगर वो अवशोषण नहीं करेगी तो फिर इको बहुत ज्यादा होगा और इस तरह से चीजें स्पष्ट तरीके से नहीं सुनाई देगी। तो अधिकतर ठोस एवं कठोर सतहें जो होती हैं वो ध्वनि को परावर्तित करती हैं। तो जिस वजह से कोमल या नरम सतह जो होता है वो ध्वनि को अवशोषित कर लेती है, और यदि म्यूजिक कंसर्ट के लिए निर्मित हॉल की दीवारें ध्वनि को परावर्तित करेंगी तो श्रोताओं को प्रतिध्वनि यानी इको सुनाई पड़ेगी। अतः प्रतिध्वनि को रोकने के लिए कंसर्ट हॉल की दीवारें एवं छत नरम पदार्थों जैसे फाइबर ग्लास की बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट रूप से ध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य, यानी कि श्रोता और परावर्तित सतह के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है 165 फीट। बी ऑप्शन है 165 मीटर, सी है 16.5 मीटर और डी है 16.5 फीट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई ध्वनि गति करती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग पर 1/10 सेकेंड के लिए, यानी 1/10 सेकेंड के लिए हमारे कान में उसकी संवेदना रहती है। और मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकेंड के समयांतराल पर सुनाई देते हैं। अतः प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए आवश्यक है किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 1/10 सेकेंड में स्रोत के पास वापस लौटे। तो वायु में ध्वनि का जो वेग होता है, यानी ध्वनि की जो चाल होती है वो 330 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 330 मीटर पर सेकेंड वायु में होती है इसकी चाल।
तो यानी कि जो वायु में ध्वनि का वेग है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। तो इसके द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी अगर हम देखेंगे 1/10 सेकेंड में, तो 1/10 सेकेंड में वो जाएगा 130 इंटू 1/10, तो 0 कैंसिल, यानी कि 33 मीटर जाएगा 1/10 सेकेंड में। तो इस लिहाज से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से ध्वनि स्रोत की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो 32/2 यानी कि हाफ इसका, तो 16.5 मीटर आता है, जो कि इसका उपयुक्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। बी ऑप्शन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। सी, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। और डी, चंद्रमा पर ध्वनि की गति बहुत मंद रहती है। तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यानी कि वहां पर वायुमंडल का अभाव होता है, इस वजह से वो भूकंप में चूंकि ध्वनि का संचरण नहीं होता है, इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वहां पर माध्यम का काम वायुमंडल नहीं कर पाता, इस वजह से हमें वहां पर एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती हैं। आपके ऑप्शंस हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी है 10,000 हर्ट्ज से कम, सी है 1,000 हर्ट्ज के बराबर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। ध्वनि जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक है अवसर्व तरंग जिसको इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज के नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि को अवसर्व तरंग कहा जाता है। अवसर्व, जैसे कि नाम से ही पता है कि इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है और इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। अब जो सर्व तरंग होता है जिसको ऑडिएबल वेव्स बोलते हैं, ये 20,000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड होता है और इन तरंगों के साउंड को हम स्वर्व तरंग कहते हैं क्योंकि ये हमारा कान सुन सकता है। जबकि श्रव्य ध्वनियां यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले होते हैं, तो ये प्राश्रय तरंग कहलाते हैं और मनुष्य का कान इसे सुन नहीं सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। और इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि के द्वारा क्वार्टज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में ये भी देख लेते हैं कि पराश्रव तरंगों के उपयोग क्या हैं। तो पराश्रव तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जे को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में और गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है तब कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो आपके ऑप्शन है चाल, बी तरंगदैर्घ्य, सी आवृत्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आवृत्ति। ये आरआरबी रेलवे के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि गमन करती है तो उसकी आवृत्ति में कोई अंतर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी माध्यम का दाब यानी कि प्रेशर जिसको बोला जाता है बढ़ने पर ध्वनि के चाल में क्या असर पड़ता है। आपके ऑप्शन है बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है और डी ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर होगा अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि किसी भी माध्यम में जब साउंड वेव्स का संचरण होता है तो उस मीडियम पर दाब यानी प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नगण्य है। अर्थात इसे घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल में होने वाली वृद्धि है। आपके ऑप्शन है 61 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 0.72 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 0.61 मीटर पर सेकेंड और डी 0.6
0 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.61 मीटर पर सेकेंड वृद्धि हो जाता है वायु में जब 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर वायु में तापमान की वृद्धि होती है तो ध्वनि की चाल में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुरीली होने के लिए उत्तरदायी होता है। आपके ऑप्शन है तारत्व, जिसे पिच बोला जाता है, प्रबलता जिसको लाउडनेस बोलते हैं, गुणता क्वालिटी, और डी घनत्व यानी कि डेंसिटीज। तो इसका सही आंसर होगा तारत्व, यानी कि पिच जो है वो अधिक होने की वजह से स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुरीली होती है। जबकि प्रबलता यानी कि लाउडनेस जो है वह ध्वनि का एक अभिलक्षण है, इसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता को हम लोग फोन से नापते हैं, यानी कि इसकी इकाई फोन है। और गुणता जो है ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, इसी कारण इसको गुणता कहलाता है। ध्वनि की गुणता शनांदी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, अच्छा घनत्व, एक इसमें ये भी था ऑप्शन में घनत्व, जिसको डेंसिटी बोला जाता है। तो अगर किसी भी मीडियम में अगर घनत्व बढ़ता है तो इस वजह से ध्वनि की चाल जो है अगर किसी मीडियम में घनत्व बढ़ता है तो ध्वनि की चाल घटती है, और अगर किसी मीडियम में घनत्व कम होता है तो ध्वनि की चाल बढ़ती है। जैसे नमी युक्त वायु का घनत्व जो होता है वो शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। आपके ऑप्शन है अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्घ्य, सी अपरगामी, और डी विद्युत चुंबकीय। तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि की तरंग जो होती है वो अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, यानी कि ऑप्शन बी। जबकि अनुप्रस्थ तरंग जो है वो प्रकाश की तरंग होती है, और इसी कारण प्रकाश की तरंग ध्रुवण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं रमन प्रभाव, बी डॉपलर प्रभाव, सी क्रॉम्पटन प्रभाव, और डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि डॉपलर प्रभाव के कारण ही ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में उतार चढ़ाव होता है। अब डॉपलर प्रभाव है क्या? जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है, इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? आपके ऑप्शन है बिग बैग सिद्धांत, बी है डॉपलर प्रभाव, सी चार्ल्स नियम, और डी है आर्किमिडीज का नियम। तो इसका भी सही आंसर होगा डॉपलर प्रभाव के कारण ही पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता जो है वो बढ़ती जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें पहले वाले क्वेश्चन में किया है। आज ये 14 प्रश्न थे जो कि काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय झारखंड।